Welcome back in another lecture of polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or on our website that is www.aroraies.com. और अगर आप पीजीपी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपको कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन बुक्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सो आज हम करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। जो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 17 में दे रखा है और ये कौन से आर्टिकल से डील करता है? आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक। और इट्स प्रोविजंस आर डिवाइडेड इनटू अ 4 हेड्स। ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, सेकंड है रीजनल लैंग्वेज, थर्ड है लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी एंड टेक्स्ट ऑफ लॉ, नेक्स्ट है स्पेशल डायरेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो इसमें क्या दे रखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की उसके बारे में ये कुछ प्रोविजंस दे रखी हैं। उनमें से फर्स्ट है कि हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, की जो हिंदी है उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है इज टू बी अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। कि जो हिंदी है जिसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है वो यूनियन की क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। बट द फॉर्म्स ऑफ न्यूमरल्स टू बी यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन हैज टू बी अ इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन नंबरल्स। कि जो न्यूमरल्स हम यूज करते हैं दैट इज 1 2 3 हम लोग यूज करते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए भी, वो किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं? इंटरनेशनल फॉर्म में। और उनको हम लोग देवनागरी फॉर्म में नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट है however for a period of 15 years from the commencement of the constitution, that is from 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, से लेकर 1965 तक द इंग्लिश लैंग्वेज वुड कन्फाइंड टू बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन फॉर विच इट वाज यूज्ड बिफोर 1950। इसमें क्या कहा गया है कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ उसके 15 साल तक जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको कंटिन्यू रखा गया कि आप इसको जितने भी ऑफिशियल पर्पसेस हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हो। बिकॉज 1950 से पहले जिस टाइम ब्रिटिशर्स यहाँ पे रह रहे थे वो जितने भी ऑफिशियल काम होते थे उन सब के लिए इंग्लिश को यूज़ करते थे। सो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि 15 साल तक दैट इज 1965 तक आप इंग्लिश को यूज़ कर सकते हो। Then even after 15 years, the parliament may provide for the continued use of English language for the specified purpose. बट 15 सालों के बाद भी जो पार्लियामेंट थी उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू रखा कुछ पर्पसेस के लिए। एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर एंड अगेन एट द एंड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ उसके 5 साल बाद यानी कि 1955 में, और उसके 10 साल बाद दैट इज 1960 में, द प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट अ कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन विद रिगार्ड टू द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ अ हिंदी लैंग्वेज। इसमें क्या कहा गया कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंस हुआ था उसके 5 साल के बाद और उसके 10 साल के बाद दैट इज 1955 में एंड 1960 में जो प्रेसिडेंट हैं वो एक कमीशन अपॉइंट करेंगे इस चीज़ की रिकमेंडेशन के लिए कि जो हिंदी है उसको कैसे उसका प्रोग्रेसिव यूज़ किया जाए, कैसे उसकी ग्रोथ की जाए, एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड अदर रिलेटेड इश्यूज, और कैसे जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। A committee of the parliament is to be constituted to examine the recommendation of the commission and to report its view on them to the president. So इस चीज़ के लिए 1955 में एक कमेटी बनाई गई, प्रेसिडेंट अपॉइंट एन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अपॉइंट किया गया जिसके चेयरमैन थे बीजी खेर, एंड कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इन 1956। और इस कमीशन के द्वारा जो इसकी रिपोर्ट थी वो 1956 में प्रेसिडेंट को सबमिट की गई। द रिपोर्ट वॉज एग्जामिन्ड बाय द कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, और यहाँ पे जो रिपोर्ट दी गई थी कमीशन के द्वारा उसको एग्जामिन किया गया पार्लियामेंट की कमेटी के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूट इन 1957, और जो कि 1957 में बनाई गई थी। और इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जी। एंड अनदर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वॉज नॉट अपॉइंटेड इन 1960। जैसे कि हमने पहले बोला था कि एक कमीशन 5 साल के बाद बनेगा और एक कमीशन 10 साल के बाद बनेगा।
तो जो कमीशन 10 साल के बाद बनना था उसको नहीं बनाया गया और उसकी जगह क्या किया गया, इन्होंने पार्लियामेंट इनैक्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इन 1963 और उसकी जगह पे पार्लियामेंट ने डायरेक्टली ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना दिया 1963 में। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू इन्होंने क्या बोला कि आप जो है इंग्लिश के यूज़ को कंटिन्यू रख सकते हो हिंदी के साथ फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन, यूनियन के जितने भी ऑफिशियल पर्पसेस हैं उन सब के लिए और जितने भी पार्लियामेंट के बिजनेस वगैरह होते हैं उन सब में आप हिंदी को इंग्लिश को कंटिन्यू रख सकते हो। सो नेक्स्ट आती है रीजनल लैंग्वेजेस। सो रीजनल लैंग्वेजेस क्या होती हैं कि जो अलग अलग स्टेट्स की खुद की अपनी लैंग्वेज होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी स्टेट के लिए कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेसिफाई नहीं की गई थी। इस चीज़ के लिए कुछ प्रोविजंस बनाई गई थी। फर्स्ट है कि द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मे अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेज इन यूज इन स्टेट। कि यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एक या फिर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं और इवन हिंदी को भी वो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की अडॉप्ट कर सकते हैं। अनटिल दैट इज डन इंग्लिश इज टू बी कंटिन्यूड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। कि जब तक स्टेट लेजिस्लेचर किसी लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट नहीं कर लेते तब तक उस स्टेट के लिए जो इंग्लिश है उसको ही एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू रखा जाएगा। सो नेक्स्ट है फॉर द टाइम बीइंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन would remain the link language for the communication between the union and the state। कि अगर स्टेट एंड यूनियन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो उस चीज़ के लिए वहाँ पे इंग्लिश को यूज़ किया जाएगा और अगर दो स्टेट्स में भी आपको कम्युनिकेट करना है तो वहाँ पे भी इंग्लिश को यूज़ किया जाएगा। बट टू और मोर स्टेट्स आर फ्री टू एग्री टू यूज़ हिंदी फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन देमसेल्व्स। और यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स खुद में कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो वो यहाँ पे हिंदी को भी यूज़ कर सकती हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 lays down that English should be used for purpose of communication between the union and the non-Hindi states। कि इस जो एक्ट लाया गया था 1963 में उसके द्वारा क्या बोला गया कि यहाँ पे जो इंग्लिश है अगर आपको यूनियन या फिर किसी नॉन हिंदी स्टेट उन दोनों को एक साथ में कम्युनिकेट करना है तो वहाँ पे इंग्लिश में कम्युनिकेट किया जाएगा। बिकॉज अगर हम हिंदी में कम्युनिकेट करते हो तो उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में हो रही है, तो जो हमारा पर्पस होगा वो ढंग से सर्व नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश का यूज़ रखा है कि अगर यूनियन और किसी नॉन हिंदी स्टेट को आपस में कम्युनिकेट करना है तो आप यहाँ पे इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे। Further, where Hindi is used for the communication between Hindi and a non-Hindi state, such communication in Hindi should be accompanied by a English translation। कि अगर किसी हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट में कम्युनिकेट हो रहा है वो भी हिंदी में हो रहा है तो बाद में आपको उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देनी पड़ेगी। So when the president is satisfied that a substantial proportion of the population of state desire the use of any language spoken by them to be recognized by that state, then he may direct that such language shall be officially recognized in that state. This provisions aimed at protecting the linguistic interest of minorities in the state। कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ स्पेशल कोई एक लैंग्वेज जो है वो उस स्टेट के लोगों के द्वारा ज़्यादा बोली जा रही है कि स्टेट में वो एक प्रॉपर लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करी जा रही है तो उस लैंग्वेज को वहाँ पे वो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। तो ये क्यों किया जाता है? सो दैट कि जो लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट है माइनॉरिटीज़ का उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। सो नेक्स्ट आती है लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी एंड टैक्सेस ऑफ लॉज। सो इसमें क्या कहा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डीलिंग विद द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड द लेजिस्लेशन आर एज फॉलोज। कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कोर्ट की लैंग्वेज के साथ डील करते हैं वो ये हैं। सबसे पहला है अनटिल पार्लियामेंट प्रोवाइड अदरवाइज द फॉलोइंग आर टू बी इन द इंग्लिश ओनली। कि जब तक पार्लियामेंट कोई लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करता, पार्लियामेंट के द्वारा कुछ नहीं कहा जाता, तब तक जुडिशरी की कोई भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, कुछ भी होता है वो इंग्लिश में ही होगा। सबसे पहला है कि ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट और इन एवरी हाई कोर्ट। की सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, हाई कोर्ट्स की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो सारी इंग्लिश में होंगी। द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेज, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस एंड बाय लॉज एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल।
कि जितने भी बिल्स वगैरह होंगे सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लेवल्स पे, एक्ट्स होंगे, ऑर्डिनेंसेस होंगे, कोर्ट्स के ऑर्डर्स होंगे, वो सब जो हैं वो इंग्लिश में ही दिए जाएंगे। The governor of the state, with the previous consent of the president, can authorize the use of Hindi or any other official language of the state in the proceeding in the High Court of the state। कि यहाँ पे जो किसी स्टेट के गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ हिंदी या फिर उनकी स्टेट की जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उनको हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में यूज कर सकते हैं, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू द जजमेंट, डिक्रीज एंड ऑर्डर पास्ड बाय इट। कि जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको तो वो हिंदी या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज में कर सकते हैं, बट जो जजमेंट होगी, ऑर्डर्स पास किए जाएंगे, वो सारे इंग्लिश में किए जाएंगे। अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्रेस्क्राइब द यूज ऑफ एनी लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट टू द बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस और बायलॉज, बट अ ट्रांसलेशन ऑफ द सेम इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज टू बी पब्लिश्ड। कि यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कोई भी लैंग्वेज प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जिसमें आप बिल, एक्ट्स वगैरह को पब्लिश कर सकते हैं, बट उस चीज़ का आपको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी करके देना होगा। द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 lays down that Hindi translation of act, ordinances, orders, regulations and bylaws published under the authority of the president are deemed to be authoritative text। कि जो भी ट्रांसलेशन होगी, इस एक्ट के द्वारा क्या बोला गया था कि जो भी हिंदी ट्रांसलेशन होगी एक्ट्स की, ऑर्डर्स की, रेगुलेशंस की, वो किसकी अथॉरिटी के अंदर होगी? प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के अंदर। The acts also enable the governor of the state, with the previous consent of the president, to authorize the use of Hindi or any official language of the state for the judgment, decrees and orders passed by the High Court of the state, but they should be accompanied by an English translation। कि यहाँ पे क्या है कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर्स को ये पावर दी गई स्टेट्स की कि वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ कि हिंदी या फिर किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज को जो उनके स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको जजमेंट के लिए या फिर ऑर्डर पास करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हाई कोर्ट्स के, बट बाद में उनको उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके भी देनी पड़ेगी। द पार्लियामेंट हैज़ नॉट मेड एनी प्रोविजंस फॉर द यूज़ ऑफ हिंदी इन द सुप्रीम कोर्ट। और पार्लियामेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हिंदी को यूज़ करने के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया है। हैंस द सुप्रीम कोर्ट हियर ओनली दोज हु पिटिशंस और अपील इन इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन्हीं पिटीशन और उन्हीं अपील्स को सुनती है जो इंग्लिश में दी जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है स्पेशल डायरेक्टिव्स। तो स्पेशल डायरेक्टिव्स में क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन सर्टेन स्पेशल डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए गए हैं जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और हिंदी की डेवलपमेंट के लिए। सो देयर आर, सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। सो इस रिगार्ड में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दी गई हैं। फर्स्ट है कि एवरी एग्रीव्ड पर्सन हैज़ द राइट टू सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द रेड्रेस ऑफ एनी ग्रीवियंसेस टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी ऑफ द यूनियन और अ स्टेट इन एनी ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन द यूनियन और इन द स्टेट। कि जो एग्रीव्ड पर्सन है वो अपने जो भी ग्रीवियंसेस किसी ऑफिसर को देंगे, किसी अथॉरिटी को देंगे, चाहे वो यूनियन की हो चाहे वो स्टेट की हो, तो वो किसी भी लैंग्वेज में वहाँ पे उनको दे सकते हैं। दिस मीन्स दैट अ रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ नॉट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि जो भी वो रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज़ को इस बेस पे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है कि ये जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं है। So every state and a local authority in the state should provide adequate facilities for the instruction in a mother tongue। कि हर स्टेट और जो लोकल अथॉरिटी या स्टेट्स की वहाँ पे उनको जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होंगी प्राइमरी स्टेजेस पे कि जो सो दैट कि प्राइमरी स्टेजेस पे जो बच्चों को एजुकेशन है वो उनकी मदर टंग में दी जाए जो बच्चे माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। द प्रेजिडेंट कैन इशू नेसेसरी डायरेक्शंस फॉर दिस पर्पस। और यहाँ पे जो प्रेजिडेंट है वो भी नेसेसरी इश्यूज डायरेक्ट कर सकते हैं। द प्रेजिडेंट शुड अपॉइंट अ स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे जो प्रेजिडेंट है वो एक स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स, जितने भी मैटर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। किससे रिलेटेड? रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एंड टू रिपोर्ट टू हिम।
कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के मैटर्स हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड, उन पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा एक स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। द प्रेसिडेंट शुड प्लेस ऑल सच रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उन सारी रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, और उसके बाद वो सारी रिपोर्ट्स को जो कंसर्न स्टेट है, यानी कि जिस स्टेट के बारे में वो रिपोर्ट होगी उस स्टेट में उसको भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सो इसमें क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज अ ड्यूटी अपॉन द सेंटर टू प्रमोट द स्प्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्यूटी दी है ये सेंटर को कि आप जो है हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करोगे, उसको प्रमोट करोगे, उसकी डेवलपमेंट करोगे। एंड एट प्रेजेंट इन 2019 द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई 22 लैंग्वेजेस। सो इस टाइम पे यानी कि 2019 में जो 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं। नेक्स्ट आता है कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसमें क्या कहा गया है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 प्रोवाइड फॉर द सिटिंग अप ऑफ अ कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द यूज ऑफ हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन। कि इस जो एक्ट लाया गया था 1963 में, उसके द्वारा क्या बोला गया कि कमेटी सेटअप की जाएगी किसकी, ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज। वो क्या करेगी, रिव्यू करेगी कि जो प्रोग्रेस वो की जा रही है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने की, उसको यूज़ करने की, उसके बारे में। एंड अंडर द एक्ट दिस कमेटी वॉज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर 10 ईयर ऑफ द प्रोमलगेशन ऑफ द एक्ट। यहाँ पे क्या बोला गया कि ये इस एक्ट के अंदर ये जो कमेटी बनाई जानी थी वो एक्ट के प्रोमलगेट होने के 10 साल के बाद बनाई जानी थी। अकॉर्डिंगली दिस कमेटी वॉज सेटअप इन 1976, और इसी चीज़ के लिए ये कमेटी को सेटअप किया गया 1976 में। एंड दिस कमेटी कंप्राइजेज ऑफ 30 मेंबर, और इस कमेटी के 30 मेंबर थे, उनमें से 20 थे लोकसभा से और 10 थे राज्यसभा से। द एक्ट कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द कमेटी। तो इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस दी गई थी कि कमेटी कैसे फंक्शन करेगी, क्या कंपोजिशन होगी उसकी। सो इसमें सबसे पहली है कि आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्ट कम इनटू द फोर्स, कि जिस दिन एक्ट अपने फोर्स में आया था, कमेंस किया गया था, उसके 10 साल के बाद देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी ऑन अ ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे एक कमेटी बनाई जाएगी किस चीज़ पे, ऑफिशियल लैंग्वेज पे। द कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स, और कमेटी में 30 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 20 मेंबर होंगे हाउस ऑफ द पीपल से, और 10 मेंबर होंगे काउंसिल ऑफ द स्टेट से। हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा से, और काउंसिल ऑफ द स्टेट मतलब राज्यसभा से। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमेटी टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द यूज ऑफ हिंदी, और ये कमेटी की ड्यूटी होगी कि वो रिव्यू करेगी कि जो प्रोग्रेस की गई है हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करने की ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, यूनियन के जितने भी ऑफिशियल पर्पसेस होते हैं उनमें, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करेगी मेकिंग रिकमेंडेशंस देयर ऑन, जिसमें वो अपनी रिकमेंडेशंस देंगी कि कैसे हिंदी को और यूज़ किया जा सकता है और डेवलप किया जा सकता है। एंड प्रेसिडेंट शैल कॉज द रिपोर्ट टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट जो है उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के हर हाउस के सामने रखेंगे, और बाद में वो जो रिपोर्ट है वो कंसर्न स्टेट्स को भेज दी जाएंगी। द प्रेसिडेंट में ऑल्सो कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट The President may, after consideration of the report and views expressed by the state government, issue direction in accordance with the whole or any part of the report। कि जिस टाइम जो प्रेसिडेंट है वो रिपोर्ट उस प्रेसिडेंट जो रिपोर्ट भेज देंगे स्टेट्स को, और स्टेट्स के द्वारा उस पर जो भी व्यूज़ एंड अपने एक्सप्रेस किए जाएंगे, तो उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो इश्यूज डायरेक्शंस दे सकते हैं, डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं, या तो उस रिपोर्ट के पूरे पार्ट पे, या तो उस पूरी रिपोर्ट पे, या फिर उस रिपोर्ट के कुछ छोटे पार्ट पे। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, कि जो चेयरमैन होंगे कमेटी के वो कमेटी के मेंबर्स के द्वारा ही इलेक्ट किए जाएंगे। एज अ कन्वेंशन द यूनियन होम मिनिस्टर हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द कमेटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे जो यूनियन में होम मिनिस्टर है उन्हीं को ही एज अ चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है। ये कन्वेंशन है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं दे रखा है। कन्वेंशन मीन्स कि एक प्रथा टाइप चली आ रही है। द कमेटी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट अलॉन्ग विद इट्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, कि जो कमेटी है यहाँ पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी रिकमेंडेशंस के साथ, किसको, प्रेसिडेंट को।
and after reviewing the position regarding the use of Hindi in the central government offices on basis of its observation, कि पहले वो जो कमेटी क्या करेंगी, पोजीशन जो है उसको रिव्यू करेगी कि कैसे जो यूज़ है हिंदी का उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में किया जाए। उसके बाद उस रिपोर्ट को वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे रिकमेंडेशंस के साथ। सो नेक्स्ट आता है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। तो ये यहाँ पे जो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस है ये ऑफिशियल लैंग्वेज से अलग है। तो इन 2004 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू क्रिएट अ न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड एज क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो 2004 में जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने एक न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज को क्रिएट किया जिसको क्या कहा जाता है, क्लासिकल लैंग्वेजेस। और 2006 में इट laid down the criteria for conferring the classical language status. So in 2019 the 6 languages are granted the classical language status, कि अब तक 6 लैंग्वेज ऐसी हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने का बेनिफिट क्या है। सो सबसे पहले है कि वंस अ लैंग्वेज इज डिक्लेयर्ड क्लासिकल, कि अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल डिक्लेयर कर दिया जाता है देन इट गेट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो उसके बाद उस लैंग्वेज को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी स्टार्ट हो जाती है। एंड ऑल्सो ओपन अप एन एवेन्यू फॉर 2 मेजर अवार्ड्स ऑफ फॉर स्कॉलर ऑफ एमिनियंसेस, और 2 जो मेजर अवार्ड्स होते हैं स्कॉलर के उसके लिए भी उसको ओपन कर दिया जाता है। So beside the University Grant Commission, that is UGC, can be requested to begin with at least in central universities a certain number of professional chairs for classical language for scholar of eminence in the language. तो इसके बाद जो UGC थी, that is University Grant Commission, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो है कि इन क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए कुछ नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स क्या है वहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। सो सबसे आगे देखते हैं क्राइटेरिया क्या होगा कि किसी लैंग्वेज को कैसे क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाएगा। द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग अ क्लास लैंग्वेज एज अ क्लासिकल mandate high antiquity of its early text recorded history over a period of 1500 to 2000 years, कि अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करना है तो वो पुरानी होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए। A literary tradition that is original and not borrowed from another speech community, और वो जो लैंग्वेज है वो ओरिजिनल होनी चाहिए और वो किसी से borrowed नहीं की होनी चाहिए। नेक्स्ट है देयर कैन ऑल्सो बी अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है कि जो लैंग्वेज है उसमें डिसकंटिन्यूटी भी हो सकती है, वो भी चल सकती है यहाँ पे। सो इसी के साथ हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।